हिंदी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक की कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक एसयूवी को धीरे से चलते हुए देखते हैं जो अचानक दीवार से टकरा जाती है। कार से जॉन विक बाहर निकलता है। वो बुरी तरह घायल है और रेंगते हुए पास की दीवार की ओर बढ़ता है ताकि अपने शरीर को सहारा दे सके। वो अपने पेट के घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए वहां दबाता है और भारी सांस लेते हुए अपने फोन से उस समय का वीडियो प्ले करता है जब उसकी पत्नी हेलन जिंदा थी। वो वीडियो देखकर उन दिनों को याद करता है जब वे दोनों एक साथ खुश थे। अब हम कुछ दिन पहले का दृश्य देखते हैं। जॉन एक बादलों भरे दिन पर जागता है, एक ऐसा दिन जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। यह उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार का दिन था। जॉन जागता है, उसकी दिल पर हेलन की यादें ताजे ही हैं। उसे वो दिन याद आता है जब वे मिले थे, उन दिनों की खुशियां जो उन्होंने साथ बिताई, और वो दिन जब हेलन ने उसकी बाहों में अंतिम सांस ली थी। हेलन एक बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसकी जान ले ली। जॉन के मन में केवल एक सवाल गूंजता है, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? अंतिम संस्कार के बाद जॉन कब्र के पास बैठकर अपनी पत्नी का शोक मनाता है। जब वो जाने ही वाला होता है, उसका पुराना दोस्त मार्कस उससे मिलने आता है और संवेदनाएं व्यक्त करता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं। जॉन को लगता है कि मार्कस उसे अपने पुराने काम पर वापस लौटने के लिए समझाने आया है, लेकिन मार्कस वास्तव में सिर्फ अपने दोस्त को दुख में सहारा देने आया था। उस रात जब जॉन अकेले जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, एक डिलीवरी आती है। ये डिलीवरी हेलन ने उसकी मृत्यु के बाद जॉन के लिए भेजी थी। डिलीवरी में एक छोटा कुत्ता होता है। अचंभित जॉन उसे अंदर लाता है और कुत्ते के पिंजरे पर उसे हेलन का एक नोट मिलता है। हेलन ने लिखा था कि उसने अपनी मृत्यु के बाद भी जॉन के लिए प्यार भेजा है। वो माफी मांगती है कि वो अब जॉन के साथ नहीं रह सकती, लेकिन जॉन को अब भी किसी के प्यार की जरूरत है, इसलिए उसने ये कुत्ता जॉन के लिए उपहार भेजा है। जॉन को पत्र पढ़कर अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। वो कुत्ते को पिंजरे से बाहर निकालता है और पाता है कि हेलन ने कुत्ते का नाम डेजी रखा है। जॉन डेजी की बहुत देखभाल करता है और ऐसा लगता है कि डेजी भी उससे काफी जुड़ गई है। जॉन डेजी के लिए एक छोटा बिस्तर बनाता है ताकि वे सोते समय एक दूसरे के करीब रह सकें। अगले दिन जॉन को एहसास होता है कि उसके पास डेजी के लिए कोई डॉग फूड नहीं है। वो फिलहाल डेजी को सामान्य अनाज देता है, लेकिन वादा करता है कि बाद में उसे डॉग फूड दिलाएगा। नाश्ता खत्म करने के बाद डेजी जॉन का पीछा करती है। जॉन अपनी मस्टैंग कार लेकर बाहर निकलता है और दोनों पास की दुकान की ओर जाते हैं। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। अचानक एक तेज आवाज करती हुई कार उनके पास आकर रुकती है, जिसमें 3 रशियन माफिया होते हैं, जिनमें आयोसेफ तारसोव भी शामिल है, जो माफिया बॉस विगो तारसोव का बेटा है। जब उसके साथी दुकान के अंदर जाते हैं तो आयोसेफ जॉन से मिलने के लिए उसके पास आता है। आयोसेफ जॉन को नजरअंदाज करता है और उसकी कार की तारीफ करता है। फिर आयोसेफ पूछता है कि जॉन इस कार के लिए कितना पैसे लेगा। जॉन उसे एक नजर देता है और कहता है कि यह बिकाऊ नहीं है। इसके बाद वो कार में बैठ जाता है। आयोसेफ खिड़की के पास आकर डेजी को सहलाते हुए जॉन को रशियन भाषा में अपशब्द कहता है, ये सोचते हुए कि जॉन उसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन आयोसेफ नहीं जानता कि जॉन विक को रशियन भाषा आती है। जॉन उसी भाषा में आयोसेफ को जवाब देता है और फिर वहां से चला जाता है। उस रात जब जॉन बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, डेजी भौंकने लगती है। जॉन को लगता है कि डेजी बाथरूम जाना चाहती है। जॉन उसे नीचे ले जाता है, लेकिन वहां पहले से ही 2 आदमी मौजूद होते हैं। जॉन उन्हें घूरकर देख रहा होता है, तभी तीसरा आदमी पीछे से आकर जॉन के सिर पर बैट से वार करता है। डेजी डर के मारे भौंकने लगती है। वे लोग रशियन भाषा में कार की चाबी मांगते हैं और अपार्टमेंट को तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। डेजी डर के मारे रोती हुई टेबल के नीचे छिप जाती है। एक आदमी आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वो आदमी जॉन के पास जाकर अपना मास्क उतारता है और खुद को आयोसेफ बताकर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है। जॉन बाद में डेजी के बगल में उठता है, जो पहले ही मर चुकी है। वो उसे धीरे से छूता है और अपनी मृत पत्नी की आखिरी याद की हत्या पर रोता है। कुछ समय बाद वो खुद को संभालता है और डेजी को दफनाने के लिए बाहर ले जाता है। इस बीच आयोसेफ जॉन की कार को ऑरेलियो की दुकान पर ले आता है। अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए आयोसेफ जोरदार संगीत के साथ दुकान में प्रवेश करता है और ऑरेलियो को अपने नए इनाम के बारे में बताता है। ऑरेलियो तुरंत कार को पहचान लेता है और आयोसेफ से पूछता है कि यह कार उसे कहाँ मिली। ऑरेलियो कार देखकर चिंतित हो जाता है, लेकिन आयोसेफ अहंकार से कार चुराने और जॉन के कुत्ते को मारने का दावा करता है। ये सुनकर ऑरेलियो गुस्से में आ जाता है और आयोसेफ और उसके आदमियों को दुकान से बाहर निकलने को बोलता है। आयोसेफ क्रोधित होकर कार को कहीं और ले जाने की धमकी देता है, लेकिन ऑरेलियो उसे चेहरे पर मुक्का मारकर सभी को दुकान से बाहर कर देता है। जॉन, जो अब होश में आ चुका है, अपने घर में हुए नुकसान का आकलन करता है और सीधे ऑरेलियो की दुकान की ओर बढ़ता है। वो ऑरेलियो से पूछता है कि क्या आयोसेफ वहां आया था। ऑरेलियो पुष्टि करता है कि आयोसेफ ने उसकी कार ली और जॉन के कुत्ते को मार डाला। जॉन ऑरेलियो से सवारी की मांग करता है और तुरंत दुकान से बाहर निकल जाता है। रात को विगो ऑरेलियो को फोन करता है और पूछता है कि उसने आयोसेफ को क्यों मारा। पहले तो विगो चिढ़ जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आयोसेफ ने जॉन विक की कार चुराई है और उसके कुत्ते को मार डाला है, तो उसका गुस्सा निराशा और भय में बदल जाता है।
आयुसफ अपने पिता के पास घर लौटता है। विगो शांति से उसे एक ड्रिंक देता है और फिर उसके पेट पर मुक्का मारता है। आयुसफ भ्रमित और दर्द में पूछता है कि उसके पिता ने उसे क्यों मारा, लेकिन विगो उसे एक और मुक्का मारता है। विगो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करता है। कार चुराना बुरा था, लेकिन जॉन विक से चोरी करना और भी बुरा था। विगो खुलासा करता है कि जॉन विक उसके लिए काम करता था और उसकी एक भयानक प्रतिष्ठा थी। वो हर मिशन को आसानी से पूरा करता था। जॉन ने कई सालों तक विगो के लिए काम किया था और उसने कई लोगों को बिना कोई निशान छोड़े मार डाला था। लेकिन जब उसकी मुलाकात हेलन से हुई, उसने उस जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। विगो जब जॉन के महान कार्यों को याद करता है तो आयुसफ का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर जॉन उसके पीछे आता है तो बचने का कोई मौका नहीं है। इसके बावजूद विगो जॉन को कॉल करके कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करने का फैसला करता है। इस बीच जॉन घर लौटता है और अपने बेसमेंट में जाता है। वो एक हैमर लेता है और फर्श को तोड़ना शुरू करता है, जिससे बंदूकों और सोने के सिक्कों का एक छिपा हुआ भंडार प्रकट होता है। तभी विगो जॉन को कॉल करता है, लेकिन जॉन तुरंत फोन काट देता है। कोई और विकल्प न होने पर विगो उस रात जॉन को मारने के लिए उसके घर पर 12 हत्यारों की एक टीम भेजता है। हालांकि जॉन उन्हें आसानी से मार देता है और आखिरी कुछ लोगों से लड़ते हुए आखिरी आदमी के दिल में छुरा घोंप देता है। अचानक एक पुलिस अधिकारी सामने के दरवाजे पर आता है। जॉन पुलिस अधिकारी जिमी को पहचानता है और पूछता है कि क्या वो शोर के कारण शिकायत मिलने पर यहाँ आया है। जिमी उसकी बात पर हाँ कहता है और फिर जॉन के पीछे पड़े शव को देखता है। जिमी पूछता है कि क्या जॉन अपने पुराने काम पर वापस आया है, लेकिन जॉन बस इतना कहता है कि वो बस चीजों को सुलझा रहा है। इसके बाद जॉन एक सफाई दल को बुलाता है जिनके साथ उसने पहले काम किया था। सफाई दल स्थिति को समझ जाते हैं और जल्दी से आकर शव को हटा देते हैं, जबकि जॉन बाहर इंतजार करता है। जब वे चले जाते हैं तो जॉन उन्हें कुछ सोने के सिक्के देता है। विगो जॉन के पुराने दोस्त मार्कस से मिलता है और उसे जॉन को मारने के लिए $2 मिलियन की पेशकश करता है। वो अपने असिस्टेंट अवी को ये कॉन्ट्रैक्ट अन्य लोगों को भी सौंपने के लिए कहता है। विगो व्यक्तिगत रूप से मार्कस से मिलने जाता है ताकि सुनिश्चित कर सके कि वो जॉन को मारने का काम स्वीकार करे। इस बीच जॉन लोअर मैनहट्टन के कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंचता है, जहां वो अपने व्यवसाय के लिए ठहरा हुआ है। वहां वो अपने पुराने परिचित दोस्त पर्किंस को देखता है। होटल एक निजी क्लब से जुड़ा हुआ है जिसका मालिक एक और पुराना दोस्त विंस्टन है, जो होटल का मालिक भी है। विंस्टन जॉन को बताता है कि आयुसफ रेड सर्कल नामक एक क्लब में है। जॉन सीधे रेड सर्कल की ओर जाता है, जहां आयुसफ और उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं। आयुसफ और उसके दोस्तों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार इकट्ठा करने के बाद जॉन अंदर जाता है और अपने पुराने दोस्त फ्रांसिस को पहरे पर देखता है। जॉन फ्रांसिस पर बंदूक तानता है और उसे विनम्रता से जाने के लिए कहता है। फ्रांसिस जॉन की बात मान जाता है। जॉन अंदर जाता है, आयुसफ के 2 आदमियों को मारता है और क्लब के निचले स्तर से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते समय वो और गार्डों को भी मार डालता है। आयुसफ खतरे से अनजान एक शानदार रूसी बाथ हाउस में खुद का आनंद ले रहा है। जब जॉन वहां पहुंचता है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है। जॉन अपने रास्ते में आने वाले सभी गुंडों को मार देता है, लेकिन आयुसफ वहां से बचकर निकल जाता है। हालांकि जॉन चाकू से घायल हो गया है, वो सभी गुंडों को खत्म करने में सफल हो जाता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल लौटता है। होटल परिसर में लड़ाई या हत्या के खिलाफ सख्त नियम है। कोई भी समूह जो इस नियम को तोड़ता है उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इस पर सभी माफिया बॉस सहमत हैं। हालांकि विगो हताश होकर घोषणा करता है कि जो कोई भी कॉन्टिनेंटल के अंदर जॉन को मारेगा उसे 2 मिलियन के बजाय 2 गुना यानी $4 मिलियन मिलेगा। एक रात मार्कस सड़क के पार एक इमारत की छत पर खड़ा होता है, जबकि जॉन सो रहा होता है। मार्कस अपने दूरबीन से देखता है कि कोई व्यक्ति जॉन्स कमरे में घुस रहा है। वो जॉन को चेतावनी देने के लिए गोली चलाता है। ये पर्किंस है। पर्किंस तुरंत गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन जॉन कुशलता से उसके हमलों को चकमा देता है। पर्किंस उसे बताती है कि अगर वो होटल के नियमों को तोड़ती है और जॉन को मार देती है तो विगो उसे $4 मिलियन देगा। हालांकि जॉन के हाथ घायल हैं और वो लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो पर्किंस को हेडलॉक में बांधने में सफल हो जाता है और उसे जानकारी देने के बदले में छोड़ देता है। पर्किंस खुलासा करती है कि विगो अपनी अधिकांश नकदी और ब्लैकमेल के सबूत एक चर्च के बेसमेंट में रखता है। जानकारी मिलने के बाद जॉन पर्किंस को बेहोश कर देता है। उसे पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त हैरी बगल के कमरे में है और वो हैरी को पर्किंस पर नजर रखने के लिए कहता है। जॉन हैरी को काम के लिए सोने के सिक्के देता है। फिर जॉन चर्च जाता है, जहां विगो ने पैसे और दस्तावेज छिपाए हुए हैं। वो जल्दी से चर्च के गार्ड को गोली मार देता है और एक प्रीस्ट को, जो वास्तव में एक ठग है और प्रीस्ट होने का दिखावा करता है, तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है। कुछ और गार्ड को मारने के बाद जॉन सारे पैसे और दस्तावेज जला देता है। वापस होटल में पर्किंस अपना अंगूठा डिस्लोकेट करके उसकी हथकड़ी से निकलने में सफल हो जाती है। वो जल्दी से हैरी पर काबू पाती है और उसे गोली मारकर मार देती है। इस बीच विगो को चर्च में आग लगने के बारे में पता चलता है और इसी समय वो और उसके लोगों को जॉन बंदूक से हमला करता है। विगो के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब उसकी एसयूवी दूसरे वाहन से टकरा जाती है, जॉन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है।
विगो जॉन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारता क्योंकि अकेला जॉन 100 आदमी के बराबर है। विगो इस बात को लेकर उलझन में है कि जॉन एक कार और कुत्ते के लिए बदला क्यों लेना चाहता है। जॉन एक अबैंडन घर में कुर्सी से बंधा हुआ उठता है और विगो को बताता है कि कुत्ता उसकी मरती हुई पत्नी की ओर से एक अंतिम उपहार था और योसेफ ने उसे उससे छीन लिया। जॉन विगो को चेतावनी देता है कि वह या तो योसेफ को सौंप सकता है या अपने बेटे के बगल में एक निस्वार्थ पिता की तरह मर सकता है। जॉन की बात को सुनकर विगो जॉन को अपने आदमियों के साथ छोड़ देता है और उन्हें प्लास्टिक से जॉन का दम घोंटकर उसे मार डालने का आदेश देता है। सौभाग्य से मार्कस पास की एक इमारत से सब कुछ देख रहा था। वह एक गोली चलाता है और एक गुंडा को मार देता है। इससे जॉन को दूसरे गुंडों को खत्म करने का मौका मिलता है। जॉन एक बंदूक पकड़ता है और विगो की कार पर गोली चलाता है। जॉन विगो को छोड़कर अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। विगो के सर पर बंदूक तानते हुए जॉन उसे योसेफ के बारे में पूछता है। विगो बताता है कि योसेफ ब्रुकलिन में एक सेफ हाउस में छिपा हुआ है। विगो जॉन के सिर पर लगा कॉन्ट्रैक्ट हटाने के लिए भी सहमत होता है। सेफ हाउस के अंदर योसेफ अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। उसे आने वाला खतरे का अंदाजा नहीं है। सेफ हाउस हेविली गार्डेड है, लेकिन जॉन सभी पहरेदारों को मार देता है और बंदूक तानता हुआ अंदर घुस जाता है। योसेफ फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसको पकड़कर अपने कुत्ते और पत्नी का बदला लेने के लिए उसे मार देता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद जॉन मार्कस से मिलता है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। जॉन कहता है कि उसे लगता है कि उसके पास कोई उद्देश्य नहीं बचा है, लेकिन मार्कस को उम्मीद है कि उसकी लाइफ धीरे से अच्छा होगा। परकिंस दूर से उनको बात करती हुई देखती है। योसेफ की मौत का बदला लेने के लिए और मार्कस ने जॉन को मरने का कॉन्ट्रैक्ट ना लेकर उसकी मदद करने के लिए विगो अपने आदमियों को मार्कस को खोजने और पकड़ने के लिए भेजता है। मार्कस को पकड़ने के बाद उसको गुंडे तब तक पीटते हैं जब तक विगो और परकिंस नहीं आते। अंत में उसे गोली मारकर मार देते हैं। विगो जॉन को कॉल कर गर्व से बताता है कि उसने क्या किया। वो जॉन का मजाक उड़ाता है और शहर से भागने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगता है। मार्कस के घर पर जॉन का इंतजार करती हुई परकिंस को कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक विंस्टन मीटिंग पर बुलाते हैं। सेंट्रल पार्क के बेथिस्डा आर्केड में वो विंस्टन और उसके 4 आदमी से मिलती है। विंस्टन उसे बताता है कि उसने कॉन्टिनेंटल के नियमों को तोड़ा है, इसलिए उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के 4 लोग परकिंस को तुरंत मार देते हैं। जॉन मार्कस के घर पहुंचता है और अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है। गुस्से और दुख में जॉन हमेशा के लिए विगो को खत्म करने का फैसला करता है। जब विगो और उसके आदमी हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं तो वो उनका पीछा करता है और अपनी कार से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करता है। विगो एवी से कहता है कि वह बाहर जाकर जॉन को मार डाले, लेकिन जॉन अपनी कार से एवी को कुचल देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। विगो के पास कोई और विकल्प न होने पर वो बारिश में जॉन से लड़ता है। लड़ाई खत्म करने के लिए बेताब विगो जॉन को चाकू मारने की कोशिश करता है। जॉन चाकू से बचने का कोशिश नहीं करता, बल्कि चाकू को अपने अंदर और भी गहराई तक घुसाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन विगो की बांह तोड़ देता है। जॉन अपनी शरीर से चाकू निकालता है और विगो की गर्दन पर वार करके उसे मार देता है। दृश्य वहीं लौटता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। जॉन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हेलेन का अंतिम वीडियो देखने के बाद वह अपनी चोटों और दर्द के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन अपने घाव की देखभाल के लिए पास के एक डॉग शेल्टर में जाता है और घाव पर मलम पट्टी करता है। शेल्टर से जाते समय वह अपने साथ एक पिटबुल डॉग को ले जाता है, एक नई जीवन की शुरुआत के लिए उसका नया साथी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।